नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश से जो है रिवीजन क्लास 6 जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के जो हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं उनको आप ज़रूर देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है द रेस्टोरेशन पीरियड इज सेट टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम। आपको बताना है रेस्टोरेशन पीरियड जो है ये कब स्टार्ट हुआ। ऑप्शन देखिए 1650, 1655, 1660 या फिर 1665। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा फर्स्ट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1660। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रेस्टोरेशन पीरियड जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1660 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। आपको बताना है दोस्तों किसने कहा है। ऑप्शन देखिए टी.एस. एलियट, मैथ्यू अर्नल्ड, टेनिसन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, हु कॉल्ड मिल्टन, मिल्टन को किसने कहा है द माइटी माउथ्ड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, टेनिसन ने कहा है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, द माइटी माउथ्ड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, यानी कि सुरों के शक्तिशाली मुख वाले आविष्कारक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये टेनिसन ने अपनी किस पोएम में कहा है। ठीक है, तो टेनिसन की एक पोएम है दोस्तों, कौन सी पोएम है आपका, मिल्टन करके इनकी एक पोएम है, मिल्टन। ठीक है, इस पोएम में दोस्तों टेनिसन ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। 3 है दोस्तों, हु सेड द वर्ड्स ऑफ द डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों किसने कहा है ये। ऑप्शन देखिए W.B. ईट्स, टी.एस. एलियट, स्टीफन स्पेंडर या फिर नन ऑफ दीज। द वर्ड्स ऑफ द डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग का मतलब होता है मरे हुए आदमी के शब्द जो हैं जीवितों की आंतों में संशोधित हो जाते हैं। तो किसने कहा है ये बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर 3 का। तो दोस्तों 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको याद रखना है किसने कहा है, ये कहा है दोस्तों W.H. ऑर्डन ने। ठीक है, W.H. ऑर्डन का नाम आपने सुना है, ठीक है, पढ़ा होगा W.H. ऑर्डन के बारे में आपने, तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट जो है किसका है, W.H. ऑर्डन का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। आपको बताना है अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है नोबेल प्राइज जो है कब मिला था। ठीक है, ऑप्शन देखिए 1952, 1953, 1954 या फिर 1955। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1954। ठीक है, 1954 में मिला था अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। ठीक है, मैंने सारे आपको करवा रखे हैं। ठीक है, जैसे आपका द सन ऑल्सो राइजेस हो गया, ओल्ड मैन एंड द सी हो गया, द गार्डन ऑफ ईडन हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। और यहाँ से दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंगवे से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले करा रखे हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अब जो है आपको दोस्तों इनके आंसर जो है आसानी से आप, अगर आपने पहले इसको अच्छे से किया होगा तो आप आंसर अभी जो है आसानी से उसमें कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 5 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द 84 डेज एडवेंचर ऑफ मेटाडोर्स, सेंटियागो, फिलिप द ऑथर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द 84 डेज एडवेंचर ऑफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटियागो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है द ओल्ड मैन एंड द सी जो है दोस्तों, ये कब लिखा गया था? इसको रिटर्न की बात करें तो इसको लिखा गया था 1951 में। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे ये पब्लिश कब हुआ था, पूछा जा सकता है आपको। ये पब्लिश्ड हुआ था आपका 1952 में। ठीक है, तो याद करने के लिए आपको आसानी रहेगी, 51 में लिखा गया था और 52 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हु रोट द फेमस पोम्स लाइक सॉन्ग टू माई सेल्फ, सॉन्ग टू ओपन नोट। तो आपको बताना है दोस्तों किसने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट एंड फेमस जो है पोम्स, सॉन्ग टू माई सेल्फ एंड सॉन्ग टू ओपन नोट। चलिए आंसर कीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एजरा पाउंड या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था दोस्तों कि सॉन्ग टू माई सेल्फ जो है ये कब पब्लिश्ड हुआ था, ये पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूछा है कि ये दोनों पोम्स जो है किसने लिखी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का क्या हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सॉन्ग टू माई सेल्फ जो है ये पूछा गया था कि ये कब पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये पब्लिश हुआ था आपका 1855 में। ठीक है, 1855 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। 7 है आपका, इन विच मीटर इज सैलेज ओ टू द वेस्ट विंड रिटन। आपको बताना है दोस्तों पीवी सैले ने ओ टू द वेस्ट विंड जो है किस मीटर में इसको लिखा है, ये आपको बताना है। ओटोवा रीमा, टर्जा रीमा, ब्लैंकवॉस या फिर स्पेंसरिन स्ट्रेंजर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ओ टू द वेस्ट विंड। बताइए कौन से मीटर में लिखा है इसको पीवी सैले ने, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का टर्जा रीमा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब टर्जा रीमा आपको मैंने कई बार बता रखा है, टर्जा रीमा जो है ये क्या है, इटालियन पोइटिक फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, Terza rima is an Italian poetic form using 3 line stanzas with an interlocking rhyme scheme। ठीक है, कितनी लाइन होती हैं आपको पूछ लिया जाएगा टर्जा रीमा में, तो कितनी लाइन होती है इसमें, 3 लाइन्स होती हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ओ टू द वेस्ट विंड की बात करें तो ओ टू द वेस्ट विंड जो है इसको लिखा गया था दोस्तों, रिटर्न की बात करें तो 1819 में इसको लिखा गया था, और पब्लिश्ड की बात करें तो 1820 में ये पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, द मोस्ट इंप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन गिवन बाय। आपको यहाँ पर बताना है सैली इलियट, डब्ल्यू ईट्स, एस.टी. कॉल्डिज। चलिए आंसर कीजिए, कल्पना का सबसे प्रभावशाली चित्रण किसने किया है, द मोस्ट इंप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन गिवन बाय। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का दोस्तों, सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, क्लियर है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, द मोस्ट इंप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन गिवन बाय, यानी कि कल्पना का सबसे प्रभावशाली चित्रण जो है किसने किया है, सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज ने किया है। ध्यान रखेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, कुबला खान, ठीक है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, सारे वर्क्स मैंने आपको करा रखे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है, हु सेड पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना है किसने कहा है ये, टी.एस. एलियट, पी.बी. सैले, सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। कवि जो है संसार के अनधिकृत या अस्वीकृत विधायक है, ये किसने कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पी.बी. सैले। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अ स्लीपलेस आवर और मोर हैज इट्स स्ट्रेंज वैल्यू
ओनली इन द मिडिल, नेम द राइटर ऑफ द लाइन्स गिवन अब। ठीक है, तो आपको बताना है लाइन्स जो हैं दोस्तों किसने ये लाइन्स कही हैं। अ स्लीपलेस आवर और मोर हैज़ इट्स स्ट्रेंज वैल्यू ओनली इन द मिडिल, यानी कि कहने का मतलब ये है नींद न आने का 1 घंटा या उससे अधिक समय अपना अजीब सा महत्व केवल बीच में ही रखता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है दोस्तों राइटर, देखिए यहाँ पर कमला दास, नजीम इजकिल, टैगोर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। साथ ही साथ ये लाइंस जो हैं कहाँ जो है आपको देखने को मिलती हैं, किस पोम में दोस्तों ये कही है राइटर ने, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अ स्लीपलेस आवर और मोर हैज़ इट्स स्ट्रेंज वैल्यू ओनली इन द मिडिल, यानी कि नींद न आने का 1 घंटा या उससे अधिक समय अपना अजीब सा महत्व जो है केवल बीच में ही रखता है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है दोस्तों नजीम इजकिल ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि ये लाइंस जो हैं दोस्तों नजीम इजकिल ने दोस्तों किस पोएम में कही हैं। ठीक है, नजीम इजकिल की पोएम जो है कौन सी है, द प्रोफेसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे द प्रोफेसर, PROFESSOR। ठीक है, ये पोम किसकी है, ये पोम है नजीम इजकिल की। ठीक है, इस पोम में दोस्तों ये लाइंस देखने को मिलती हैं। आपको या तो राइटर पूछा जाएगा या फिर आपको किस पोम में जो है ये लाइंस कही गई हैं ये आपको पूछा जा सकता है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, आपको पोम भी पूछी जा सकती है कि द प्रोफेसर पोम जो है किसने लिखी है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों। 11 है द कंपनी ऑफ वुमेन इज ए नोबल रिटन बाय। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले उसमें बताया था रिवीजन क्लास में। द कंपनी ऑफ वुमेन ये किसका नोबल है आपको बताना है, विक्रम सेठ, राजा राव, खुशवंत सिंह या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 का। द कंपनी ऑफ वुमेन इज ए नोबल रिटन बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द कंपनी ऑफ वुमेन जो है ये नोवेल किसका है, खुशवंत सिंह का है। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा ये नोवेल जो है कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, पब्लिश की बात करें तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों आपका 1999 में, 1999 में पब्लिश हुआ था दोस्तों ये द कंपनी ऑफ वुमेन। ठीक है, किसका नोवेल है, खुशवंत सिंह का। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। विक्रम सेठ्स फेमस बायोग्राफी टू लाइफ वॉज पब्लिश्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये मैंने पहले भी बताया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2005। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है। 13 है दोस्तों मिक इज अ कैरेक्टर इन पिंटर्स। ठीक है, कैरेक्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो मिक जो कैरेक्टर है दोस्तों ये हैरोल्ड पिंटर के किस वर्क में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला है द बर्थडे पार्टी, दूसरा है द केयर टेकर, तीसरा है आपका द डम वेटर। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 13 का। मिक कैरेक्टर जो है हैरोल्ड पिंटर की किस वर्क में आपको देखने को मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द केयर टेकर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे मिक कैरेक्टर किस में है, द केयर टेकर में है। ठीक है, चलिए 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आंसर करेंगे इलेजी इज अ फॉर्म ऑफ। तो इलेजी आप जानते हैं, इलेजी जो है ये फॉर्म है दोस्तों रिफ्लेक्टिव पोइट्री का, नरेटिव पोइट्री का या फिर ड्रामेटिक पोइट्री का। चलिए आंसर कीजिए, इलेजी इज अ फॉर्म ऑफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव पोइट्री। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है, चलिए अगला देखिए 15 नंबर, 15 का आंसर करेंगे। 15 है दोस्तों वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय। ऑप्शन देखिए टी.एस. इलियट, जोनाथन स्विफ्ट, फ्रांसिस बेकन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट किसने लिखा है, इसको आपको बताना है। ये वर्क किसका है, टी.एस. इलियट, जोनाथन स्विफ्ट, बेकन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कब पब्लिश हुआ था ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था पब्लिश, ध्यान रखेंगे। पब्लिश हुआ था ये आपका 1739 में, ठीक है, 1739 में पब्लिश हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज वर। आपको बताना है दोस्तों, दो आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं विक्टोरियन एज के। ऑप्शन देखिए, पहला रियलिज्म एंड मेटेलिज्म, हीरोइज्म एंड क्लासिज्म, आइडियलिज्म एंड लव ऑफ नेचर, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज वर रियलिज्म एंड मेटलिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको विक्टोरियन एज की बात करें तो विक्टोरियन एज कब से कब तक माना जाता है, ठीक है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। विक्टोरियन एज माना जाता है 1837 से कब तक माना जाता है, 1901 तक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विक्टोरियन एज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपका साइंस वर्सेस रिलीजन, ठीक है, सोशल रिफॉर्म, ठीक है, पूछा जा सकता है, राइज ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है, ये सारे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों विक्टोरियन एज के। ठीक है, लिटरेचर एंड आर्ट्स, ये सारे क्या हैं, विक्टोरियन एज के जो हैं क्या हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, साइंस वर्सेस रिलीजन, सोशल रिफॉर्म, ठीक है, नोट कर लें, राइज ऑफ द मिडिल क्लास, या फिर अगला लिटरेचर एंड आर्ट्स। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ विक्टोरियन एज के मैंने आपको राइटर जो है बता रखे हैं, कौन कौन से राइटर आते हैं विक्टोरियन एज में। जैसे आपका चार्ल्स डिकन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ, चार्ल्स डिकन्स हो गए, डिकन हो गया, ठीक है, और थॉमस हार्डी हो गए, थॉमस हार्डी। ठीक है, थॉमस हार्डी के साथ साथ और कौन है विक्टोरियन एज के पोएट, टेनिसन हो गए, ठीक है, टेनिसन। टेनिसन के साथ साथ आपको याद रखना है ऑस्कर वाइल्ड भी जो है आपके विक्टोरियन एज में आते हैं। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गए, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग हो गए, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके विक्टोरियन एरा के हैं। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन जो है विक्टोरियन एज के पोएट है, तो वहाँ पर आपको जो है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है आंसर सही कर पाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे। टू इंपॉर्टेंट नोबलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज वर। ठीक है, आपको जो है रोमांटिक एज के जो है दो इंपॉर्टेंट नोबलिस्ट का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। थॉमस हार्डी एंड मेलविली, फ्रांसिस बेकन एंड थॉमस मूर, ठीक है, जेन ऑस्टिन एंड वॉल्टर स्कॉट, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेन ऑस्टिन एंड वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट नोबलिस्ट हैं दोस्तों रोमांटिक एज के। ठीक है, रोमांटिक एज में और कौन कौन से मेन नोबलिस्ट हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया जेन ऑस्टिन हो गए, वॉल्टर स्कॉट हो गए, और कौन कौन से हैं बताइए, और कौन कौन से हैं रोमांटिक एज के नोबलिस्ट। वॉल्टर स्कॉट का भी नाम याद रखेंगे, जेन ऑस्टिन का नाम याद रखेंगे, साथ ही साथ मैरी सेली, ठीक है, विलियम गॉडविन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, विलियम गॉडविन, ठीक है, ये भी आपके जो हैं इसी में आते हैं। ठीक है, रोमांटिक एज के नोबलिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये इनके नेम आपने ध्यान रखने हैं, जेन ऑस्टिन, मैरी सेली, वॉल्टर स्कॉट और विलियम गॉडविन। ठीक है, अगर राइटर्स की बात करें रोमांटिक एज के, तो आप सभी जानते हैं रोमांटिक एज के जो मेन राइटर्स हैं कौन कौन हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, और कौन है बताइए, कॉल्ड्रिज हो गए, कॉल्ड्रिज, साथ ही साथ विलियम ब्लेक, ठीक है, लॉर्ड बायरन, पीबी शैले, जॉन कीट्स भी आते हैं इसमें, कीट्स। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। रोमांटिक एज के अगर आपको राइटर्स पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे रोमांटिक एज के जो राइटर्स हैं
जिनमें नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, कॉल्ड्रिज का, विलियम ब्लेक का, लॉर्ड बैरन का, पीवी शैले, जॉन कीट्स, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। बाकी रोमांटिक एज जो है कब से बिगिन हुआ था, कब से शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोमांटिक एज तो 17 जानते हैं आप सभी, 98 से लेकर 1837, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। 3 है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामेटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड। आपको बताना है इनमें से कौन जो है आपका जैकोबियन पीरियड का ड्रामेटिस्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, थॉमस किट, जॉन वेबस्टर, थॉमस हेवुड या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों जैकोबिन जो पीरियड है ये कब से स्टार्ट हुआ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैकोबिन पीरियड कब से स्टार्ट हुआ बताइए। तो जैकोबिन पीरियड आपका जो है या जैकोबिन एज स्टार्टेड इन 1603, 1603 में जो है स्टार्ट हुआ था जैकोबिन पीरियड या जैकोबिन एज, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है जो जैकोबियन एज के जो मेन ड्रामेटिस्ट हैं उनके नाम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का, राइट आंसर हो जाएगा थॉमस किड, ठीक है। थॉमस किड जो है दोस्तों ये जैकोबियन पीरियड के ड्रामेटिस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी जो है आपकी वेबस्टर हैं, थॉमस हेवुड हैं, साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर का नाम आप जानती हैं, ठीक है, शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। बेन जॉनसन के साथ साथ और थॉमस हेवुड हो गए, जॉन फोर्ड, ठीक है, जॉन फोर्ड। तो ये जो है दोस्तों आपके मेन ड्रामेटिस्ट हैं दोस्तों जैकोबियन एज के, ठीक है। ध्यान रखेंगे जैकोबियन एज के मेन ड्रामेटिस्ट कौन कौन से हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, ठीक है। इसमें एक नाम और आता है जॉन फ्लेचर का, ठीक है, नाम याद रखेंगे जॉन फ्लेचर, थॉमस हेवुड, जॉन फोर्ड, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके मेन ड्रामेटिस्ट हैं जैकोबियन एज के, ठीक है दोस्तों, सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। और मैंने बता दिया जैकोबियन एज जो है स्टार्ट कब हुआ था 1603 से, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रैफेलाइट मूवमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है प्री रैफेलाइट मूवमेंट से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, WB ईट्स, DG रसौटी, एवरेट मिलेस या फिर फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए, कौन यहाँ पर एसोसिएट नहीं है प्री रैफेलाइट मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों प्री रैफेलाइट मूवमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कौन एसोसिएट नहीं है इससे। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा WB ईट्स नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, प्री रैफेलाइट मूवमेंट फाउंडेड इन, यानी कि कब फाउंड हुआ था ये प्री रैफेलाइट मूवमेंट। तो ये दोस्तों 1848 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1848 में दोस्तों प्री रैफेलाइट मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कहाँ स्टार्ट हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, ये हुआ था लंदन में, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में लंदन में शुरू हुआ था दोस्तों ये एक क्या था, आर्ट मूवमेंट था। प्री रैफेलाइट मूवमेंट जो है क्या था, एक आर्ट मूवमेंट था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एक कलात्मक व साहित्यिक आंदोलन था दोस्तों ये, ठीक है। और कब शुरू हुआ था 1848 में, ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि प्री रैफेलाइट मूवमेंट से कौन राइटर बिलोंग करता है, ठीक है, कौन नहीं करता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। पहला तो आपको ध्यान में रखना है कब फाउंड हुआ था 1848 में, और कहाँ हुआ था, लंदन में शुरू हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था 19वीं सदी के मध्य में, ठीक है, यानी कि मिड 19th सेंचुरी में, क्लियर है। अब देखते हैं इनके जो मेन इसमें जो एसोसिएट थे आपके राइटर्स, उनके नाम आपको ध्यान में रखने, कौन कौन इससे रिलेटेड था,
ठीक है। पहला आपको ध्यान रखना है डीजी रसोटी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है जॉन एवरेट मिलेस, ठीक है, 2 नाम ध्यान रखने हैं। तीसरा फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन, ये भी थे, ठीक है। साथ ही साथ विलियम हॉलमैन हंट, ठीक है, एक नाम और याद रखेंगे हॉलमैन हंट का, ये भी आपके प्री रेफ्लाइट मूवमेंट से एसोसिएट थे हॉलमैन हंट, ठीक है। हॉलमैन हंट के साथ साथ आपका जो है दांते गैब्रियल रसोटी, ठीक है, डीजी रसोटी आ गया आपका, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं इनके नाम, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कि प्री रेफ्लाइट मूवमेंट से कौन कौन से जो है इससे एसोसिएट हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं सारी चीज़ें, ठीक। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, WB इट्स नहीं है इसमें, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है आपने, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। चलिए आंसर कीजिए, इट्स यूजेस कंसाइट्स, इट्स टॉक्स ऑफ हीरोइक डीड्स, इट हैज कॉलिंक्वल डिक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 का राइट आंसर हो जाएगा इट टेक्स ऑफ हीरोइक डीड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेटाफिजिकल पोइट्री आप जानती हैं दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, ठीक है। मेटाफिजिकल दिस इज ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स हु यूज्ड टू राइट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड्स, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से हैं, नाम आपको याद रखने हैं। आपका जॉन डन हो गए, जॉन डन के अलावा कौन है मेटाफिजिकल पोएट बताइए। जॉन डन हो गया, जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट, ठीक है। और कौन है, एंड्रयू मार्बर, ठीक है, एंड्रयू मार्वेल। और कौन है मेटाफिजिकल पोएट्स बताइए। एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर, ठीक है। तो ये मेन जो है इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इनके नेम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे गॉथिक मोमेंट फोकस्ड ऑन। चलिए आंसर कीजिए। गॉथिक से ही आप समझ गए होंगे, गॉथिक मोमेंट्स फोकस्ड ऑन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, लव एंड हैप्पीनेस, हॉरर, पैरानॉर्मल एंड सुपरनेचुरल, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप समझ गए होंगे गॉथिक का मतलब हॉरर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हॉरर, पैरानॉर्मल एंड सुपरनेचुरल, ठीक है। क्लियर है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों गॉथिक मोमेंट्स जो है ये कब शुरू हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था गॉथिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है। 7 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। चलिए आंसर कीजिए, कौन इसमें जो है एलिजाबेथन एज से बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग। ऑप्शन देखिए, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। साथ ही साथ एलिजाबेथन एज कब से कब तक मानी जाती है ये भी आपको बताना है, ठीक। एलिजाबेथन एज कब से कब तक माना जाता है, एलिजाबेथन एज ये मानी जाती है दोस्तों 1558 से लेकर 1603 तक, ठीक है। 1558 से लेकर 1603 तक दोस्तों माना जाता है एलिजाबेथन एज, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन बिलोंग नहीं करता है एलिजाबेथन एज से। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन दोस्तों ये एलिजाबेथन एज से नहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी आपके तीनों जो हैं, बेन जॉनसन हो गया, विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो, ये तीनों जो हैं आपके किससे बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज से। इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नाम आता है एडमंड स्पेंसर का, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको
एडमंड स्पेंसर। ठीक है, एडमंड स्पेंसर भी जो है दोस्तों ये भी एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिलिप सिडनी का नाम आपने सुना है, आपके सिलेबस में है फिलिप सिडनी। ठीक है, फिलिप सिडनी। ठीक है, फिलिप सिडनी भी जो है आपके एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलिजाबेथन एज कब से कब तक मानी जाती है, साथ ही साथ एलिजाबेथन एज से कौन कौन से राइटर बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, द 4 मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट्स आर। ठीक है, आपको जो है 4 मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट्स के नेम बताने हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए, पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉल्डिस, कीट्स, शैली। बी ऑप्शन देखिए, कीट्स, शैली, पोप, कॉल्डिस। सी देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, कीट्स, शैली, या फिर वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, कीट्स, पोप। चलिए आंसर कीजिए। रोमांटिक पोएट्स अभी बताया था पीछे मैंने आपको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? राइट आंसर हो जाएगा, कौन कौन आते हैं रोमांटिक एज में आपके रोमांटिक पोएट्स में। पहला विलियम वर्ड्सवर्थ आप जानती हैं, कॉल्डिस। ठीक है, अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉल्डिस किस में। ठीक है, साथ ही साथ जॉन कीट्स आते हैं और पीबी शैली। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा था 4 जो है मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट्स के नेम पूछे हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। 9 है दोस्तों, हु बिलीव्ड दैट वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे वॉज अ ब्यूटीफुल सक्सेस। चलिए ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, कॉल्डिस, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर। हु बिलीव्ड दैट वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे वॉज अ ब्यूटीफुल सक्सेस। तो दोस्तों क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज अगेंस्ट द ट्रेजिक कॉमेडी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा क्रिटिक जो है दोस्तों अगेंस्ट था ट्रेजिक कॉमेडी के। ऑप्शन देखिए, विलियम शेक्सपियर, प्लेटो, एरिस्टोटल, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए 10 का क्या हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज अगेंस्ट द ट्रेजिक कॉमेडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, बताइए। तो दोस्तों 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एडेक्स ऑन एपिटाइट इज एन एसे बाय। आपको बताना है ये ऐसे किसका है। ठीक है, एडेक्स ऑन एपिटाइट। ऑप्शन देखिए, सैमुअल टेलर कॉल्डिस, चार्ल्स लैम्प, टी.एस. इलियट, या फिर जॉन कीट्स। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। एडेक्स ऑन एपिटाइट जो है ये किसका निबंध है दोस्तों, किसका ऐसे है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऐसे है दोस्तों चार्ल्स लैम्प का। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स लैम्प का ऐसे है दोस्तों ये। ठीक, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चार्ल्स लैम्प के ऐसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, चार्ल्स लैम्प के ऐसे कौन कौन से हैं। ठीक है, द साउथ सी हाउस, द साउथ सी हाउस। ठीक है, किसका ऐसे है, लैम्प का है, चार्ल्स लैम्प का। ठीक है, ऐसे ऑफ इलिया हो गया, लास्ट ऐसे ऑफ इलिया हो गया। ठीक है, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स हो गया। ये सारे जो हैं चार्ल्स लैम्प के ऐसे हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। इन विच वर्क ऑफ टी.एस. इलियट डू वी फाइंड अ कपल नेम एडवर्ड चैम्बरलिन एंड लेवियाना। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, विच वर्क, टी.एस. इलियट के कौन से वर्क में आपको ये कपल नेम देखने को मिलते हैं। कपल नेम आपका एडवर्ड
चैम्बरलिन एंड लेवियाना। ठीक है, चैम्बरलिन एंड लेवियाना जो दोस्तों एक कपल नेम है, ये टी.एस. इलियट की किस वर्क में आपको देखने को मिलते हैं? पहला देखिए द कॉकटेल पार्टी, दूसरा देखिए मर्डर इन द कैथेड्रल, सी देखिए द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए इसमें? ये दोनों नेम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ठीक है, एडवर्ड चैम्बरलिन एंड लेवियाना, ये कपल नेम जो है टी.एस. इलियट की किस वर्क में आपको देखने को मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का क्या हो जाएगा? द कॉकटेल पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉकटेल पार्टी में दोस्तों ये कैरेक्टर्स हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों द कॉकटेल पार्टी जो है ये कब पब्लिश हुआ था दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ये पब्लिश हुआ था 1950 में, 1950 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, द कॉकटेल पार्टी में। पहले तो आपको ये दो याद रखने हैं, लेवियाना, ठीक है, और एडवर्ड चैम्बरलिन। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं कॉकटेल पार्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। सीलिया एक कैरेक्टर है इसमें, सीलिया, ठीक है। सीलिया के साथ साथ अलेक्जेंडर इसमें एक कैरेक्टर है दोस्तों, अलेक्जेंडर गिब्स, ठीक है। और कौन कौन से हैं बताइए? जूलिया इसमें कैरेक्टर है, जूलिया, ठीक है, जूलिया, पीटर, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हैं दोस्तों द कॉकटेल पार्टी में, तो आपको ध्यान में रखने हैं, कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा सीलिया कैरेक्टर किस में है, जूलिया किस में है, पीटर किस में है, ठीक है, साथ ही साथ लेवियाना किस में है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स किस में है? द कॉकटेल पार्टी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ टी.एस. इलियट की बात हो रही है, तो आप जानते हैं इनके वर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आपका द वेस्टलैंड है, इनका 1922 में आया था। द फैमिली रीयूनियन है, ठीक है, 1939 में आया था। ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल, ये आया था आपका, कब आया था? 1935 में आया था। ठीक है, तो ये सारे मैंने वर्क्स जो हैं टी.एस. इलियट के आपको करा रखे हैं, ठीक है, आप जरूर देखिए उसको। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। 13 है विच नोवेल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे प्रेजेंट्स अमेरिकन एक्सपेट्रिएट। तो आपको बताना है अर्नेस्ट हेमिंगवे का कौन सा नोवेल है जो प्रेजेंट्स अमेरिकन एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है दोस्तों अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर ओन कंट्री, जिसको हम निर्वासित बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में जिसको हम निर्वासित बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? कौन सा नोवेल होगा बताइए? अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, द सन ऑल्सो राइजेस, फॉर हुम द बेल टोल्स। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, क्लियर है? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द सन ऑल्सो राइजेस, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। और पूछा जा सकता है ये कब पब्लिश हुआ था, तो ध्यान रखेंगे पब्लिश हुआ था दोस्तों 1926 में। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर करेंगे दोस्तों। 14 है इन विच वर्क ऑफ थॉमस हार्डी डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ एबेल विटली। ठीक है, एबेल विटली कैरेक्टर दोस्तों कहाँ देखने को मिलता है? थॉमस हार्डी के किस वर्क में आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए, टेस, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जूट, द ऑब्सक्योर, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? एबेल विटली जो है ये कैरेक्टर है दोस्तों, ठीक है। तो थॉमस हार्डी की किस वर्क में आपको देखने को मिलता है ये कैरेक्टर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? चलिए मैं दूसरा कैरेक्टर बता देता हूँ आपको एक, आपको याद आ जाएगा कि दूसरा कैरेक्टर बता के आप पकड़ सकते हैं आंसर। माइकल हेंचार्ड, किस में है माइकल हेंचार्ड कैरेक्टर बताइए? माइकल हेंचार्ड, अब तो आप समझ चुके होंगे माइकल हेंचार्ड किस में है? द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ध्यान रखेंगे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में दोस्तों आपके कैरेक्टर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे एबले विटली, ठीक है, और माइकल हेंचार्ड, इसके साथ साथ डोनाल्ड फारफेस, ठीक है, ये कैरेक्टर हैं दोस्तों द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैरेक्टर से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबले विटली जो है दोस्तों
ये किस में है कैरेक्टर, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, ठीक है। साथ ही साथ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज दोस्तों यहाँ पर आप जानती हैं क्या है, एक ट्रेजिक नोवेल है। पूछ लिया जाएगा किस प्रकार का नोवेल है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, तो एक ट्रेजिक नोवेल है, ठीक है। साथ ही साथ पूछ लिया जाएगा पब्लिश्ड कब हुआ था ये, तो मैंने कई बार बता दिया आपको, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो पब्लिश हुआ था ये हुआ था 1886 में, ठीक है। पहले पूछा भी गया है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। जो एबिल विटली है दोस्तों, विटली जो कैरेक्टर है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, ये क्या होता है, अ लॉयल वर्कर होता है अंडर हेंचार्ट के, ठीक है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, समरी पढ़ी है, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक, क्लियर है। और जिसने नहीं पढ़ी है समरी, तो एक बार आप इसको देख लेंगे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की समरी, तो आप इसको भूलेंगे नहीं फिर कभी भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार इसकी समरी इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपने आंसर करना है। मुन्नो द हीरो ऑफ कूली वर्क्स एज ए सर्वेंट, ही बिकेम्स वीक डे बाय डे एंड डाइज इन सिमला, ही डाइज ऑफ। तो आपको सीधे सीधे ये बताना है कि जो कूली में, कूली आप जानती हैं, कूली नोवेल किसका है, ठीक है। तो कूली नोवेल में जो आपका मुन्नो है, तो ये कैसे इसकी डेथ होती है ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो डेथ कहाँ हुई, शिमला में। तो कॉज क्या रहा, क्या कारण रहा डेथ का, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कैंसर, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर टाइफॉइड। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। पहले तो आपको याद रखना है कूली जो नोवेल है किसका है, रिटन बाय मुल्कराज आनंद, ठीक है, मुल्कराज आनंद, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मुल्कराज आनंद का नोवेल है कूली, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये कूली जो नोवेल है दोस्तों, ये कब पब्लिश हुआ था आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये नोवेल पब्लिश हुआ था आपका 1936 में, 1936 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है जो मुन्नो है इसमें कूली में, ये क्या होता है कूली में, अगर आपने पढ़ा है तो क्या होता है मुन्नो यहाँ पर, ये एक होता है आपका कूली में क्या होता है, प्रोटैगोनिस्ट होता है, प्रोटैगोनिस्ट यानी कि हीरो कह सकते हैं आप, ठीक, हीरो होता है कूली नोवेल का। तो इसकी जो डेथ होती है, ठीक है, तो उसका कारण है दोस्तों, किस कारण से मृत्यु होती है, ट्यूबरक्लोसिस के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो कूली है ये नोवेल किसका है, क्लासिकल नोवेल है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है, क्लासिकल नोवेल या क्लासिक नोवेल, क्लासिकल नोवेल, ठीक है, क्लासिकल नोवेल है दोस्तों, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। पब्लिश कब हुआ था, पब्लिश हुआ था 1936 में, ठीक है। और यहाँ पर जो मुन्नो है ये कूली का हीरो होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कूली नोवेल, अब अच्छे से इसकी समरी पढ़ रहे, ठीक है। तो मुन्नो जो है इसकी डेथ होती है ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है। तो अन्य कैरेक्टर्स भी दोस्तों आपको इस नोवेल से पूछे जा सकते हैं, कूली नोवेल से, ठीक है। चलिए एक बार अन्य जो इसमें कैरेक्टर हैं देख लेते हैं। जैसे आपका मुन्नो तो इसमें क्या होता है, हीरो होता है, ठीक है। अन्य कैरेक्टर इसमें, एक कैरेक्टर इसमें नाम आपको ध्यान रखना है, दया राम, ठीक है, दया राम। आपको पूछ लिया जाएगा दया राम जो कैरेक्टर है ये किस में है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कूली में है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कैरेक्टर है आपका प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद, प्रेमचंद जो है ये भी एक कैरेक्टर है इसमें कूली में, ठीक है। उत्तम कौर, उत्तम कौर, उत्तम कौर भी इसमें एक कैरेक्टर है। तो ये दोस्तों ये सारे कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, आपको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो कूली जो आपका क्लासिकल नोवेल है, इससे रिलेटेड मैंने आपको इसके कैरेक्टर्स बता दिए, ठीक है, पब्लिश कब हुआ था ये आपको मैंने बता दिया, और साथ ही साथ इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।